Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the Mendel's laws of inheritance and the monohybrid cross. So without any delay let's start. हमारे सामने मिड 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट निकल के आने लगे जिनका नाम था ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल ने 7 साल यानी कि 1856 से लेकर के 1863 तक गार्डन पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की और हमारे सामने इनहेरिटेंस के कुछ बेसिक्स या फिर बेसिक लॉज हमारे सामने रखे जो कि आज के टाइम तक एक्यूरेट माने जाते हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को भी अपनी जो पूरी स्टडी थी, जो पूरा एक्सपेरिमेंटेशन था उसके अंदर इन्वॉल्व किया। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया और उसके साथ में यानी कि हर एक कैरेक्टर के साथ में उन्होंने 2-2 ट्रेट्स को स्टडी किया। जैसे कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल बताते हैं, हमारे पास जो आंखों का कलर है या फिर हमारे जो बालों का कलर है, हमारी जो हाइट है, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन उनके अंदर जैसे हमारी आंखों का जो कलर है वो कैरेक्टर है, लेकिन जो ब्लू कलर है या फिर जो ब्लैक कलर है, एग्जैक्टली कलर जो है, कलर का जो टर्म है ब्लू कलर या फिर जो ब्लैक कलर है या ग्रे कलर है या फिर ब्राउन कलर है, ये जो कलर है एग्जैक्टली वो ट्रेट्स आते हैं। और जो आंखों का कलर है या फिर आई कलर है वो एज अ होल कैरेक्टर आता है। तो उन्होंने ऐसे ही करके 7 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए अपनी स्टडी के अंदर और उसके साथ में एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की और उनके साथ में यानी कि हर एक कैरेक्टर के साथ में उन्होंने 2-2 ट्रेट्स इन्वॉल्व किए। यानी कि मैं ट्रेट्स का नाम बताती जाती हूँ, साथ में कैरेक्टर भी बताऊंगी, ऑब्वियसली बात है। उन्होंने पहला कैरेक्टर जो लिया वो था हाइट का कैरेक्टर और साथ में उन्होंने जो टॉलनेस था यानी कि टॉल ट्रेट लिया और साथ में डॉफ ट्रेट लिया। टॉल जो था वो डोमिनेंट था और डॉफ जो था वो रेसेसिव था। ऐसे ही उन्होंने जो फ्लावर है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, उसको भी एक कैरेक्टर बनाया, यानी कि एक्सियल फ्लावर को बनाया कि वो डोमिनेंट है और जो उसी जगह हमारे पास टर्मिनल फ्लावर की जो पोजीशन थी उसको उन्होंने बनाया कि वो रेसेसिव है। देन उन्होंने फ्लावर का जो कलर होता है उसको भी एक कैरेक्टर बनाया। अगर वायलेट फ्लावर आता है या फिर वायलेट फ्लावर है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है और उसी जगह अगर वाइट फ्लावर है तो वो रेसेसिव ट्रेट है। देन फोर्थ लेते हैं, तो फोर्थ उन्होंने जो सीड था, सीड का कलर और सीड बेसिकली कलर के बारे में पहले बात करते हैं। तो सीड का जो कलर था यानी कि येलो, सीड का जो कलर है येलो, उसको उन्होंने डोमिनेंट बनाया और जो सीड का कलर जो ग्रीन होता है उसे उन्होंने बनाया रेसेसिव ट्रेट। देन उन्होंने सीड का जो शेप होता है राउंड, उसको डोमिनेंट बनाया और जो सीड का जो रिंकल था उसको बताया कि ये जो है वो रेसेसिव है। देन उन्होंने पॉड का जो शेप होता है एंड देन पॉड का कलर जो होता है उसको भी एक कैरेक्टर बनाया। यानी कि पहले पॉड का कलर की बात करते हैं, तो पॉड का जो कलर था वो ग्रीन होगा अगर तो वो डोमिनेंट होगा और अगर पॉड का कलर येलो होगा तो वो रेसेसिव होगा। उसी जगह उन्होंने पॉड का जो शेप होता है उसके बारे में बताया कि अगर इन्फ्लेटेड होगा यानी कि फूली मटर होगी तो वो डोमिनेंट होगी और अगर कंस्ट्रक्टेड होगी, थोड़ी सी ऐसे पिचकी सी होगी, कंस्ट्रक्ट कर रही होगी, तो वो रेसेसिव में जाएगी। राइट, तो ये सारे के सारे उन्होंने कैरेक्टर्स थे और ये सारे के सारे उन्होंने ट्रेड्स बनाए थे। अब उन्होंने क्या सोचा पहले बताती हूँ। उन्होंने 14 प्लांट्स लिए थे, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का मतलब क्या है, जिनके पास जो दोनों क्रोमोजोम्स हैं, यानी कि हमारे पास ऑब्वियसली बात है जो प्लांट होता है वो भी डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही है, तो जो दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स के पास में होंगे, जो गार्डन पी का जो प्लांट है उसके पास जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे, उसके पास एक क्रोमोजोम पे भी कैपिटल टी होगा और दूसरे क्रोमोजोम पे भी कैपिटल टी होगा। यानी कि दोनों जो क्रोमोजोम होंगे वो यही शो कर रहे होंगे कि मतलब अपने होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, अपने होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। राइट, मतलब अगर टॉल प्लांट है तो वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होंगे और अगर डॉफ प्लांट है तो जो 2 क्रोमोजोम्स हैं वो भी अपनी होमोजाइगस कंडीशन में ही होंगे। राइट, डॉफनेस के लिए भी जो दो क्रोमोजोम होंगे अपने होमोजाइगस कंडीशन के लिए होंगे, एक पर्टिकुलर ट्रेट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। मतलब क्या कहने का, अगर हाइट का कैरेक्टर है तो जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम्स के अंदर ऊपर जो जीन लगे हुए हैं वो जो 2 अलील्स को कैरी कर रहे होंगे, फिर जो भी जीन्स को कैरी कर रहे होंगे, व्हाटएवर द थिंग इज, तो वो यही शो कर रहे होंगे कि ये मतलब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। सिंपल बात, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब वो ये भी दिखा रहा होगा कि वो कैपिटल टी है और ये वाला भी दिखा रहा होगा कि वो कैपिटल टी है। अगर हम टॉलनेस के लिए बात करें, अगर डॉफनेस के लिए तो ये स्मॉल टी है तो ये वाला भी स्मॉल टी होगा। राइट, अब इन्होंने क्या किया, ऐसे उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स उन्हें ऐसे मिल नहीं गए थे, उन्होंने सेल्फिंग कराई थी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फिंग कराते गए। सेल्फिंग का मतलब क्या है, क्योंकि जो पी का फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर फ्लावर के जो मेल ऑर्गन्स थे, मेल सेक्स ऑर्गन्स थे, उसी के साथ में उसकी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था उसके साथ में उनका फर्टिलाइजेशन कराया और इस तरीके से उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बनाए थे। यानी कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का मतलब क्या है कि जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ये मतलब है। अब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया और उनके पास ना उनकी चीज़ों को उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनको पहली बात तो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग, की वो अपनी जितनी भी उन्होंने चीज़ें बनाई हैं वो सबको बता सकें, कम्युनिकेट कर सकें अच्छे से। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से उनको बिल्कुल भी अच्छे से क्रेडिट नहीं मिला। देन सेकेंड था कि उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया था अपनी स्टडी के अंदर, इस वजह से भी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से उनको क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे
लोगों को समझ में नहीं आया कि जो बायोलॉजी है उसके अंदर ये मैथमेटिक्स की चीज़ों को क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको क्रेडिट नहीं मिला बिल्कुल भी। देन थर्ड था कि उन्होंने जो भी फैक्टर्स का टर्म, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जीन्स, जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं जीन, उस टाइम पे उन्होंने उसको फैक्टर्स के नाम से इन्वॉल्व किया, मतलब लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, और इस वजह से उनको मतलब लोगों को समझ में नहीं आया फैक्टर्स क्या हैं, बिकॉज उस टाइम पे लोग फैक्टर्स के बारे में या फिर जीन्स के बारे में नहीं जानते थे, तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि फैक्टर्स कर रहे हैं क्या है। ठीक है। देन फोर्थ जो था कि लोगों को फिजिकली फॉर्म में फैक्टर दिखा नहीं। उन्होंने बोला कि फैक्टर जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, लेकिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि उनको दिखे ही नहीं फैक्टर कहाँ है। उन्होंने बोला कि कहीं हमें सेल में फैक्टर तो दिखते नहीं है, तो फैक्टर है ही नहीं, या फिजिकली फॉर्मेट में उनको फैक्टर दिखेंगे नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, और उन्होंने क्रेडिट जो मेंडल को मिलना चाहिए था उस टाइम पे उन्हें नहीं मिला। और बहुत टाइम बाद जा करके जो लोग थे उन्होंने कि 3 साइंटिस्ट थे बेसिकली, उन 3 साइंटिस्ट का नाम था डिवरीज, कॉरेंस एंड शमाक। वो ये 3 साइंटिस्ट ने मेंडल का वर्क को वापस जाके रीडिस्कवर किया और बताया कि ये जो मेंडल है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की थी या फिर जो रिजल्ट्स उन्होंने दुनिया के सामने रखे थे वो काफ़ी हद तक सही हैं। और उनका जो फैक्टर्स का टर्म उन्होंने इन्वॉल्व किया था, उन्होंने वो भी बताया कि ये काफ़ी हद तक जीन से और क्रोमोसोम से सिमिलैरिटी रखता है। तो उस टाइम पे तो उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन अब आज के टाइम पर उन्हें हम क्रेडिट देते हैं। अब बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड के बारे में। तो मेंडल ने, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे। उसमें उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि एक कैरेक्टर उनके अंदर क्या था वो डिफर कर रहा था, लेकिन मतलब उसके जो ट्रेट्स थे वो डिफर कर रहे थे, लेकिन बाकी के जो 6 ट्रेट्स थे वो एक्जैक्टली सेम थे। मतलब मान लो हमने 2 प्लांट्स उठा लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक कैरेक्टर के जो ट्रेट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 6 कैरेक्टर्स थे, ठीक है, वो सेम थे। उनके जो ट्रेट्स इन्होंने ले रखे थे वो सेम थे, बाकी एक कैरेक्टर का जो ट्रेट है वो अलग अलग है। यानी कि उन्होंने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल मानते हैं जिसके हिसाब से हमें पढ़ना है, उन्होंने बोला कि हम हाइट के ऊपर स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने बोला कि हम एक कैरेक्टर के लिए स्टडी करेंगे, मोनो मतलब 1, तो एक कैरेक्टर के लिए स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो 2 प्लांट्स लिए थे उन्होंने, वो ऑब्वियसली बात है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे, उनके पास जो भी क्रोमोसोम्स थे वो होमोजाइगस कंडीशन में थे। और उन्होंने क्या किया कि बाकी के जो 6 कैरेक्टर्स थे वो एक्जैक्टली दोनों के अंदर सेम लिए, लेकिन जो एक कैरेक्टर था हाइट वाला उसमें एक टॉल ले लिया और एक डॉफ ले लिया, लेकिन जो खुद में टॉल था उसके पास होमोजाइगस कंडीशन थी फॉर द टॉलनेस, और दूसरी जगह जो डॉफ वाला प्लांट था उसके पास भी होमोजाइगस कंडीशन थी फॉर द डॉफनेस। दैट्स इट। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे कि उन्होंने क्या किया कि ये जो 2 प्लांट्स थे जो कि होमोजाइगस कंडीशन में थे फॉर एक टॉलनेस के लिए और एक डॉफनेस के लिए, उन्होंने उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। उनके बीच में जब क्रॉस कराया तो उनको जो प्रोजेनिस मिलेंगी वो मिलेंगी सारी की सारी टॉल आ रही हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि एक टॉल पेरेंट था और एक डॉर्फ पेरेंट था, लेकिन जितनी भी सारी प्रोजेनीज मिल रही हैं फर्स्ट जनरेशन की, उन्हें देखा कि सारी की सारी जो प्रोजेनीज हैं वो टॉल ही मिल रही हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो प्रोजेनीज निकल के आई थी, जो टॉल प्रोजेनीज निकल के आई थी, उन्होंने उसके बीच में भी क्रॉस कराया। तो उन्होंने देखा कि 3/4 जो प्रोजेनीज निकल के आ रही हैं वो तो टॉल ही निकल के आ रही हैं, लेकिन एक प्रोजेनी यानी कि 1/4 प्रोजेनी जो है, यानी कि देखो ऑब्वियसली बात है 4 प्रोजेनीज निकल के आई उनके पास जब सेकंड जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन के बीच में जब क्रॉस कराया उन्होंने, जिसमें कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, उन्होंने जब उनके बीच में क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, यानी कि जो नेक्स्ट यानी कि सेकंड जनरेशन जो आ रही है उसके अंदर चार प्रोजेनीज हैं, ऑब्वियसली बात है बिकॉज 4 गैमेट्स के बनने के चांसेस थे। तो यहाँ पे 4 प्रोजेनीज निकल के आ रही हैं, और जो 4 प्रोजेनीज है उसमें से 3 प्रोजेनी ऐसी हैं जो कि टॉल हैं और एक ऐसी है कि जो कि डॉर्फ है, यानी कि 3/4 चांसेस थे फॉर द टॉलनेस और एक 1/4 चांस था फॉर द डॉर्फनेस। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो इनके पेरेंट्स थे, यानी कि जो सेकंड जनरेशन जो निकल के आ रही है उनके जो पेरेंट्स थे जो कि सबके सब टॉल थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टॉलनेस का जो ट्रेट था वो दबा गए, उनके अंदर टॉलनेस उनके अंदर डॉर्फनेस दिखी है, डॉर्फनेस का ट्रेट दबा गए, लेकिन इनके अंदर यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी, यानी कि जो सेकंड जनरेशन निकल के आ रही है, F2 प्रोजेनी जो निकल के आ रही है, उसके अंदर जो है वो डॉफनेस निकल के आ रही है सामने। यानी कि ऐसा कैरेक्टर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ज़रूरी नहीं है जो रेसेसिव ट्रेट है या जो डॉफनेस का ट्रेट है वो अगर फर्स्ट जनरेशन के अंदर दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे की जनरेशन में दिखेगा नहीं। उन्होंने बोला कि ऐसा कैरेक्टर कि ऐसा कोई ट्रेट जो कि अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में दबा ले जाता है उसको बोलते हैं रेसेसिव, लेकिन जो अपने आप को क्या बोलते हैं एक्सप्रेस कर पाता है, उन्होंने उसको बोला कि ये जो है वो ट्रेट डोमिनेंट है। एग्जाम्पल मतलब कहने का मतलब क्या, उन्होंने पहले बोला था, जैसे मैंने बोला था कि उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो प्लांट लिया था, जो एज अ पेरेंट लिया था स्टार्टिंग में एकदम, वो होमोजाइगस कंडीशन में थे। यानी कि उन्होंने बोला कि जो 2 क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स हैं, उन्होंने बोला कि ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी है फॉर द टॉलनेस, ठीक है। ये कैपिटल का मतलब ये वो डोमिनेंस दिखाने के लिए, राइट। एंड फॉर द डॉफनेस उन्होंने बोला
कि स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला होमोजाइगस कंडीशन उन्होंने ले ली। उन्होंने जब उसके बीच में क्रॉस कराया, ठीक है, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में आके फ्यूज़ हुए, सबके पास वही चांसेस बनेंगे। तो यहाँ पे जो F1 प्रोजेनी आई या फिर जो F1 जनरेशन आई वो सबके सब टॉलनेस के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी एज अ जीनोटाइप होने के बावजूद वो अपने आप को टॉलनेस के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे थे, टॉलनेस एक्सप्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जो कैपिटल टी वाला ट्रेट है ना, वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है इन द F1 प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन। तो उन्होंने बोला कि जो ये टॉलनेस वाला ट्रेट है डोमिनेंट है। ऐसा कोई ट्रेट जो कि अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अब देखो होमोजाइगस कंडीशन में तो उसमें तो डॉर्फ भी अपना ट्रेट दिखा पाता है ना। अब जब बात करें कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस में तो हर कोई अपने आप को अपना ट्रेट दिखाएगा, लेकिन ऐसा ट्रेट जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्लेन कर पा रहा है वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। लेकिन जो अपने आप को एक्सप्रेस हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं कर पाएगा उसको डॉर्फ ट्रेट बोल दिया, ठीक है। उन्होंने देखा कि F1 प्रोजेनी में यानी कि F1 जनरेशन के अंदर उन्होंने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे टॉल प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो टॉलनेस का ट्रेट होगा वो तो डोमिनेंट हो जाएगा, और जो डॉर्फनेस का ट्रेट है, जो डॉर्फ प्लांट्स होते हैं, ये जो ट्रेट कैरी कर रहे हैं वो रेसेसिव ट्रेट में आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो ये दो टॉल प्लांट्स थे उनके बीच में जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब आपस में आके फ्यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल टी बन रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, फिर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा है, और एक स्मॉल टी बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो 4 प्रोजेनीज बन रही हैं इसमें 3 तो ऐसे हैं जो कि टॉल हैं और एक ऐसा है कि जो डॉर्फ है, ठीक है। तो क्या निकल गया कंक्लूजन, ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स के पास कोई कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, मतलब अगर बिल्कुल एक्सट्रीम जनरेशन स्टार्टिंग वाली थी उसमें कोई कैरेक्टर है लेकिन वो बीच में आकर कहीं ना कहीं दब गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके अपने आपको दिखा नहीं पाएगा। डॉफनेस भी बीच में दब गया था, दिख नहीं रहा था अपनी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, लेकिन सेकंड जनरेशन में वो निकल के आया, ठीक है। वो भी एक ट्रेट है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में अपने आपको एक्सप्लेन करेगा, वो रेसेसिव ट्रेट है। अब बात आती है कि ये जो मैंने बोला ना कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों के तीनों जो हैं वो एज अ होल तो टॉल दिख रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जीनोटाइप कौन सा कैरी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इनका जीनोटाइप पता करने के लिए कि जो डोमिनेंट प्लांट्स हैं या फिर कोई जो डोमिनेंट ट्रेट कैरी कर रहे हैं उनके पास एग्जैक्टली जीनोटाइप कैसा होगा। देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब रेसेसिव प्लांट होता है या फिर रेसेसिव ट्रेट कैरी कर रहा होगा तो वो होमोजाइगस कंडीशन में आके अपने आप को एक्सप्लेन करेगा, वो तो पता चल जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो जैसे फर्स्ट जनरेशन ही स्टार्टिंग वाली जनरेशन में जो स्मॉल टी हमने होमोजाइगस कंडीशन में स्टार्टिंग में ही लिया था तो हमें पता है कि वहाँ पर रेसेसिव दिख रहा है, वो डॉर्फ है, और तो अपने आप ही ऑब्वियसली बात है उसमें स्मॉल टी दिख रहा होगा। लेकिन जब लास्ट में जब हमने सेकंड जनरेशन निकाली है उसके अंदर हमने देखा कि वो स्मॉल टी वापस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब सॉरी डॉर्फ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो स्मॉल टी कैरी कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बीच वाली जो जनरेशन थी यानी कि F1 जनरेशन जो थी और ये जो नेक्स्ट वाली जनरेशन जो आई इसमें सभी सारे टॉल निकल के आए हैं, इनका जीनोटाइप कैसे होगा या पता करना है हमें कभी भी, फिर कभी भी हमें पता करना है कि कोई भी डोमिनेंट ट्रेट कैरी कर रहा है तो ये होमोजाइगस कंडीशन का डोमिनेंट है या फिर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन का डोमिनेंट है, बिकॉज हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंस शो होती है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा कि हम एक डॉर्फ प्लांट के साथ में जो या फिर जो भी अगर टॉलनेस का कैरेक्टर हम नहीं ले रहे हैं, फिर सॉरी हाइट का कैरेक्टर नहीं ले रहे हैं हम कंसिडरेशन के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो एक टेस्ट क्रॉस कैरी कराएंगे और उस टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि जो भी रेसेसिव प्लांट होगा या फिर रेसेसिव कैरेक्टर का रखने वाला प्लांट जो भी होगा उसके साथ में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। और अगर सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो अगेन डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो जो होगा वो कैपिटल टी यानी कि कंप्लीटली होमोजाइगस कंडीशन वाला डोमिनेंट होगा। अगर एक भी रेसेसिव कैरेक्टर दिखा रहा है तो वो जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला डोमिनेंट होगा। इस तरीके से हमारे पास उन्होंने कंक्लूजन निकाला। अब मैं ये बता देती हूँ, पहले उन्होंने पेरेंट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे टॉल प्लांट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो जनरेशन निकल गया F1 जनरेशन, इसके पेरेंट्स को इसके जो प्लांट्स निकल गया इनको आपस में क्रॉस कराया वापस से। इसमें से जो प्लांट्स फाइनली निकल गया F2 जनरेशन के अंदर वो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी ये निकल के आए, ठीक है। इन्होंने फिनोटाइप बताया कि जो 4 प्लांट्स थे 3 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो डॉर्फ था, यानी कि 3:1 का जो रेशियो था वो आया फॉर द फिनोटाइप मॉर्फोलॉजी जिस तरीके से थी उसके लिए आया, फिनोटाइप के लिए आया। एंड देन जब उसका जीनोटाइप के लिए हमने देखो डॉर्फ का तो पता चल रहा था बिकॉज स्मॉल टी है वो मतलब डायरेक्टली पता चल गया, ठीक है। और जो फिनोटाइप के लिए जो टॉलनेस वाला था उसके लिए हमने टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस यानी कि स्मॉल टी प्लांट से क्रॉस कराते हैं ताकि पता लगा पाएँ, टेस्ट कर पाएँ कि जो उसके पास जीनोटाइप है वो एक्जैक्टली कैपिटल टी वाला है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्हें समझ में आया कि इसमें एक जो है वो कैपिटल टी और एक बाकी के जो 2 हैं 3 में से टॉल में से वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। तो फाइनल कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि ज़रूरी नहीं है कि
एक कैरेक्टर जो अपने आप को दबा लेता है एक जनरेशन के अंदर, वो नेक्स्ट जनरेशन में निकल नहीं पाएगा, वो निकल सकता है, ऑब्वियसली बात है। एंड ये बाकी मैंने रेशियोज बताई दी हैं किस तरीके से थे। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक ही कैरेक्टर को एज अ बेस लेके स्टडी कर रहे थे, लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को एज अ बेस लेके स्टडी किया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।